अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर के ओन एमसीक्यूज़ की सलूशन है जो आपके टेस्ट में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर इज़ 2 न्यूटन। द कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन इंसुलेटिंग मीडियम हैविंग एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 3.8 इज डैश। आपको वैक्यूम के अंदर जब चार्जेस रखे जाएँ तो उनके बीच फोर्स होगा 2 न्यूटन। फिर हम इसे इन चार्जेस को किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका एप्सिलॉन आर 3.8 हो। तो अब बताएं कि यहाँ पर इन चार्जेस के बीच फोर्स कितना होगा। उसके लिए हमारे पास रिलेशन है एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ एयर और एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम। हम एफ मीडियम इससे निकाल लेते हैं, ये इस तरफ चला जाएगा और एप्सिलॉन आर इस तरफ आ जाएगा। एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। वैल्यूज़ पुट करें, एफ एयर हमारे पास 2 है और एप्सिलॉन आर 3.8 है, तो मीडियम एफ मीडियम जो है वो 0.5 न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन 10 minutes 3000 coulomb of free electrons enter one end of a conductor and 3000 coulomb leave the other end. The current is dash. करंट मालूम करना है आपको। चार्जेस गिवन है, चार्जेस एंटर भी हो रहे हैं और निकल भी रहे हैं। इसका मतलब है कि चार्जेस का फ्लो यानी करंट है इसमें। अब करंट मालूम करने के लिए आसान सा रिलेशन है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। 3000 आर द चार्जेस एंड टाइम हमारे पास है 10 मिनट्स, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 एम्पेयर आ जाएगा। Question number 3, the electric field at a certain distance from an isolated alpha particle is this many Newton per coulombs. What is the force on an electron when at that distance from the alpha particles? अच्छा, एक अल्फ़ा आइसोलेटेड अल्फ़ा पार्टिकल है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है। इससे हम एक चार्ज को दूर रखते हैं किसी ख़ास डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस पे हमने मालूम करना है कि यहाँ पर इस पर फोर्स कितना लग रहा है इस अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से। तो हमारे पास है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन। एफ इज इक्वल टू ई क्यू, चार्ज को उस तरफ शिफ्ट करें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें गिवन है और चार्ज चूँकि इलेक्ट्रॉन हमने रखा हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल के विसिनिटी में, उसके एनवायरनमेंट में, फील्ड में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। ऐसा ना हो कि अब अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू पुट कर लें, क्योंकि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज पर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जिस चार्ज से आप पढ़ रहे हैं, उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो इसलिए इसका चार्ज पुट करना है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डेल वी बाई डेल आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड एयर स्पेस्ड प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ई। What is the field between the plates after immersing the capacitor in a liquid of relative permittivity 10? हमने दो प्लेट्स वाले पैरेलल प्लेट्स वाले कैपेसिटर को हमने रखा हुआ है एयर में या वैक्यूम में, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच बन रहा है वो ई है। और अगर फिर हम इसको ऐसे मीडियम में रख देते हैं इस कैपेसिटर को जिसकी परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 10 हो, तो अब बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। उसके लिए आपके पास रिलेशन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू ई वैक्यूम डिवाइड बाई ई मीडियम। तो ई मीडियम इक्वल्स टू एप्सिलॉन वैक्यूम, बल्कि ई वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। जो आपके पास फोर्स का रिलेशन है उससे ये रिलेशन आप निकाल भी सकते हैं, वरना तो उसकी तरह ये भी है, उसका एनोलॉगस रिलेशन है। तो ई मीडियम इक्वल्स टू ई वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। ई वैक्यूम हमारे पास ई है, एप्सिलॉन आर हमारे पास 10 है, तो ई बाई 10, और यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन डी में ई डिवाइड बाई 10।
इफ ए सोप बबल इज चार्ज्ड इट्स साइज इंक्रीजेस, जब सोप बबल को आप चार्ज करते हैं तो इसका साइज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो चले हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं जो कि इसके सरफेस पे रिजाइड करेगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब इन पॉजिटिव, चूँकि ये लेयर बहुत थिन है तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इनका साइज, इसका साइज बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस रिपल्जन की वजह से इसका साइज इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, a closed surface contains equal and opposite charges, the net electric flux through the closed surface is 0। कैसे? फ्लक्स का रिलेशन है चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो अब ये चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नेट चार्ज हमारे पास ज़ीरो है, जब नेट चार्ज ज़ीरो है इसमें पुट कर इस रिलेशन में, फ्लक्स आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन विल 1 कूलम ऑफ चार्ज पास ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 कूलम चार्ज कब पास होगा? तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी को देखें, व्हेन द करंट इज 5 मिली एम्पेयर फॉर 200 सेकंड्स। इसको हम प्रूव कर सकते हैं थ्रू दिस रिलेशन Q इक्वल्स टू आई टी। तो आई हमारे पास है यहाँ पर 5 मिली एम्पेयर्स, 5 मिली एम्पेयर्स हमें करंट गिवन है और टाइम हमारे पास है 200 सेकंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इससे आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड 2 इज 10, तो 1000 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 कूलम। चार्ज आपके पास 1 कूलम आएगा। तो 1 कूलम चार्ज तब पास होगा जब करंट 5 मिली एम्पेयर हो और वो गुजरे 200 सेकंड्स के लिए। बाकियों को आप सॉल्व करें उससे ये नहीं आएगा, या उसके लिए आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा जिससे आप चार्ज की वैल्यू निकाल सकें, या उससे जवाब गलत आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 volts, energy acquired by the particle is। पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज 2e है और 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स का चार्ज है उसमें, और 3 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस में हम उसको गुजार रहे हैं। आप बताएं कि ये कितनी एनर्जी हासिल करेगा। वोल्टेज का रिलेशन है V इज इक्वल टू U बाई Q, एनर्जी बाई Q। इस U को मालूम कर लेते हैं, Q को उस तरफ शिफ्ट करें, U इक्वल्स टू VQ। आपके पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 3 है और चार्ज 2e है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और e की वैल्यू पुट करें 1.602 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 19। अगर आपने जूल्स में निकालना है तो आपने e की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है तो फिर नहीं पुट करना। यहाँ पर ऑप्शंस में J लिखा हुआ है, जूल्स लिखे हुए, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास आंसर आ रहा है 9.6 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 19 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 10, the potential gradient between two charged plates having separation of 0.5 centimeter and potential difference of 12 volts is dash। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम करना है आपको। दो चीज़ें गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और सेपरेशन गिवन है। चार्जेस या चार्ज प्लेट्स के बीच में आपको सेपरेशन गिवन है। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डेल वी डिवाइड बाई डेल आर। डेल वी इक्वल्स टू, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 है और डेल आर हमारे पास जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2, इसको ऊपर ले जाए तो 10 पावर 2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2400 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डैश। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, वर्क डन मालूम करना है, 1 कूलम चार्ज को आपने मूव कराना है। तो W इक्वल्स टू V Q, वंस अगेन 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 कूलम विच इज़ इक्वल टू 1 जूल। इस किस्म का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास 1 कूलम यहाँ नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर आपने यहाँ पर 1 कूलम नहीं पुट करना बल्कि 1e पुट करना है। आंसर आपके पास आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में चूँकि 1 कूलम है तो वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाई कूलम्स इज इक्वल टू जूल, सो 1 जूल आ रहा है। क्वेश्चन 12,
Which physical quantity would result from a calculation in which a potential difference is multiplied by an electric charge? हम पढ़ चुके हैं, V और Q मल्टीप्लाई हो जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास आएगी. If an electron is accelerated from rest through a potential difference of 100 volts, its final kinetic energy is dash. अगर इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट से एक्सेलरेट करें 100 वोल्ट्स के थ्रू, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, यानी एनर्जी के ज़रिए आप इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं. U इक्वल्स टू वी क्यू 100 वोल्ट्स, और यहाँ पर आप देखें हम 1e पुट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है. इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, सो 100 EV 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आंसर है. Question number 14. The capacitor which charges and discharges quickly will have small value of RC. वो कैपेसिटर जो जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है उसकी RC की वैल्यू कम होगी. क्यों कम होगी? क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस कम लगाएंगे तो चार्जेस जल्दी से जाएंगे, चार्जेस के लिए कोई रुकावट नहीं है. कैपेसिटेंस कम लगाएंगे तो जल्दी चार्ज होगा, तो इसलिए जो चार्ज और डिस्चार्ज क्विकली हो उसकी वैल्यू ऑफ RC स्मॉल होगी. 15. ओहम मल्टीप्लाइड बाई फेरड इज इक्वल टू सेकंड्स. ओहम मल्टीप्लाइड बाई फेरड सेकंड के बराबर है. किस तरह? T इज इक्वल टू RC. ये रिलेशन आपको याद है, ओहम्स और फेरड्स इक्वल्स टू सेकंड्स. 16. Three capacitors of capacitance 2 microfarad each are connected in series to a power supply of 6 volt. The voltage across each capacitor is dash. 3 कैपेसिटर्स को हम लगा लेते हैं सीरीज़ में, हर एक की कैपेसिटेंस 2 है, वोल्टेज अप्लाइड जो है वो 6 वोल्ट्स हैं. ये देखें 6 वोल्ट वोल्टेज है और 3 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है. सीरीज़ में जब हम लगाते हैं तो वोल्टेज डिफरेंट होता है. वोल्टेज का ये फ़र्क डिपेंड करता है इन कैपेसिटेंसेस पे, इन कैपेसिटर्स पे. चूँकि कैपेसिटर सेम है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा. अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 6 को जब इक्वली हम डिवाइड करेंगे 3 कैपेसिटर्स में, तो 6 डिवाइड बाई 3 से हमारे पास आंसर आएगा 2 वोल्ट. और इसके अलावा आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आ जाएगा. Q इज इक्वल टू CV के ज़रिए आप चार्ज मालूम करें और फिर V इक्वल्स टू Q बाई C के थ्रू आप एक एक कैपेसिटर के लिए वोल्टेज मालूम करें जो कि 2 वोल्ट्स आपके पास आएगा. आसान सी बात यह है कि जब ये सेम हो तो आपने वोल्टेजेस को इक्वली डिवाइड करना है. 6 डिवाइडेड बाई 3, अगर ये 4 होते तो 6 डिवाइड बाई 4, अगर 5 होते तो 6 डिवाइड बाई 5. आपके पास आंसर आसानी से आ जाता है. Question 17. The ratio of the capacitance of the capacitor having dielectric to the capacitance of capacitor having free space is the dielectric in the dielectric is relative permittivity. Relative permittivity का definition है, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये definition है relative permittivity का. C medium divided by C vacuum. So ये आपको दिया गया है, पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो एप्सिलॉन R के बराबर है. A proton is about 1840 times heavier than an electron. When it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolts, its kinetic energy will be dash. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हेवियर है, आपको पता है. अगर हम 1 किलो वोल्ट्स वोल्टेज देते हैं तो इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने देखना है कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है. 1840 टाइम्स ऑफ 1840 टाइम्स किलो 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 1 ओवर 1840, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 920 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो इसको आप मालूम करें, ऑप्शंस पे आप ना जाएं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर एक जुमला आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है कि 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन. आप ये समझेंगे कि चूँकि ये भारी है तो इसकी एनर्जी कम होगी, हालांकि ऐसा नहीं है. आप यहाँ मालूम कर ले U इज इक्वल टू QE 1E और 1 किलो वोल्ट्स. इससे आपके पास आ जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इसकी जगह अगर इलेक्ट्रॉन होता तो तब भी यही आंसर आता. इसकी जगह अगर फोटॉन होता तब भी यही आंसर आता. इलेक्ट्रॉन होता और प्रोटॉन होता तो आंसर सेम आएगा. अच्छा,
तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 19, ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैराड्स इन एयर एंड 100 इन ऑयल, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज डैश। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम करना है, यानी एप्सिलॉन आर आपने मालूम करना है। सी मीडियम आपको गिवन है 100 है, और सी वैक्यूम आपको गिवन है 50, तो 100 डिवाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 20, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो तीन चीज़ें हमारे पास, मीडियम की परमिटिविटी, एरिया ऑफ प्लेट्स, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर द टाइप ऑफ मेटल यूज्ड लिखा हुआ है, तो टाइप ऑफ मेटल यूज्ड पे डिपेंड नहीं करता, द टाइप ऑफ मीडियम यूज्ड पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग यहाँ पर जब ऑल ऑफ दीज आता है तो ये सारे क्लिक कर लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड करता है। तो एरिया में फिर थिकनेस और लेंथ दोनों हैं। अगर थिकनेस आप बढ़ाते हैं और लेंथ कम करते, एरिया सेम रहता है, फिर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए थिकनेस पे हमेशा डिपेंड नहीं, सिर्फ थिकनेस पे हमेशा डिपेंड नहीं करेगा। द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स को जो पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है नहीं, उनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन डी, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन, डी इस पे डिपेंड करता है। लाइक चार्जेस रिपेल बिकॉज दे वांट टू रिड्यूस एनर्जी, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये एक रिलेशन है। इसमें ये एनर्जी और आर पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, आपने पढ़ा है, यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आपने एनर्जी कम करनी है तो फासला आपने बढ़ाना होगा, फासला बढ़ाते हैं तो चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं चार्जेस, तो एनर्जी कम कर रहे होते हैं इन केस ऑफ सेम चार्जेस। सेम चार्जेस के केस में जब फासला बढ़ता है तो एनर्जी कम होती है, दूसरे मानों में जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो एनर्जी कम होती है, यानी एनर्जी कम करने के लिए ये चार्जेस दूर जाते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सेम चार्जेस हैविंग 1 कूलम चार्ज ईच केप्ट 1 मीटर अपार्ट इज। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, चार्जेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कूलम्स ला अप्लाई करें, आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। ख्याल रखें यूनिट्स को देखें, क्योंकि फोर्स हमने मालूम करना है तो न्यूटन्स वाला आपने ऑप्ट करना है। फोटोकॉपियर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फोटोकॉपियर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इंटरेक्शन ऑफ सेम चार्जेस, नो। इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट चार्जेस, सही है। क्यों? क्योंकि ड्रम पे जो टोनर आप स्प्रे करते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपके बुक में जो डायग्राम गिवन है उसके मुताबिक, तो उस केस में पॉजिटिव होता है। बल्कि हम पाउडर को हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, और फिर जो नेगेटिवली चार्ज्ड ड्रम हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है और टोनर को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं और फिर कागज़ उसके साथ चिपका देते हैं, तो वो जो इम्प्रेशन है वो कागज़ पे आ जाता है। तो डिफरेंट चार्जेस है, ड्रम पे पॉजिटिव चार्ज है और टोनर को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं। Inkjet printer works on the principle of electrodynamics, charges, currents, none of the above। इनमें से कोई नहीं है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। चार्जेस भी नहीं, चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, क्वेश्चन 25, ऑल एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन ए कंडक्टर आर डैश टू द सरफेस, रिपेल टू द सरफेस। तमाम एक्स्ट्रा चार्जेस अंदर से, अगर आप इस किसी बॉल को, किसी हार्ड बॉल को आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं लेट्स से, तो उसके अंदर जो दूसरे पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी न्यूक्लियाई है, पॉजिटिव न्यूक्लियाई, वो उनको रिपेल कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये चार्जेस ऊपर आ जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं हो सकता, वरना मतलब ये सरफेस की तरफ इनको कौन अट्रैक्ट करेगा? पुल्ड नहीं, पुल्ड भी सही नहीं है। ठीक है, इसको कोई खींचता नहीं है, जब आप सरफेस पे डालते हैं तो ये सरफेस पे ही रहते हैं, इसलिए ये सेंटर से नहीं आ रहे होते कि इसको आप पुल कर लेंगे, ये सरफेस पे ही रहते हैं, इनको अंदर जाने नहीं देता। जब अंदर जाने नहीं देता तो रिपेल्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ए कैपेसिटर इज चार्ज इन डैश टाइम कॉन्स्टेंट्स। आप मैथमेटिक्स से मालूम कर सकते हैं कि 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में कैपेसिटर कम्प्लीटली
फुली 99% चार्ज हो जाता है, 99.9% चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। आप t इक्वल्स टू आर सी में 5 RC पुट करें, आपके पास 100% या 99% आंसर आ जाएगा जो चार्जिंग का रिलेशन है उसमें। ये याद रखें कि 5 टाइम कांस्टेंट्स में ये प्रैक्टिकली चार्ज हो जाता है, और 22-23 टाइम कांस्टेंट्स में ये थियोरेटिकली 100% चार्ज हो जाता है। 100% चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर चार्जेस के बीच में रिपल्जन शुरू हो जाती है दूसरे तरफ से, दूसरे डायरेक्शन से, तो इसलिए 100% चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिलेशन की बुनियाद पर जो चार्जिंग का रिलेशन है उसके मुताबिक थियोरेटिकली 22-23 टाइम कांस्टेंट्स में कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, और प्रैक्टिकली 99% चार्जिंग 5 टाइम कांस्टेंट्स में हो जाएंगी। वो भी आप रिलेशन में t इक्वल्स टू 5 RC पुट करें तो आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट डैश वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इस वजह से तो ये वेक्टर नहीं है, वरना डायरेक्शन इसका है, लेकिन ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। चार्ज कैरीज नो मास, चार्ज का कोई मास नहीं होता। ओके, क्वांटिटी ऑफ मैटर बट नो मास, ये गलत है। स्पेस, जब मास नहीं है तो स्पेस भी नहीं होगा, तो चार्ज का कोई मास नहीं होगा। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, इसका मास नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, चार्ज को जो ले जा रहे हैं उनका मास है, लेकिन चार्ज का बजाते खुद मास नहीं है। चार्ज इज नॉन मैटर। 29. To calculate the flux from a cascaded random body, the flux through patches is added. The flux will be more accurate if the patch size is small. आप एक रैंडम बॉडी के थ्रू फ्लक्स को मालूम कर रहे हैं, तो आप उसको उस पर ना सर्कुलर ज्योमेट्री की थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं, ना रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री के थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आपने इसको स्मॉल पेजेस में डिवाइड करना होता है, और स्मॉल पेजेस जितने छोटे हो उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें कुछ इजाफी जगह आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डीसी सोर्स इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो हम कन्वेंशनली रिवायती तौर पर पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए ये टेस्ट चार्ज हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब जब इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के पास रखेंगे तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, क्योंकि टेस्ट चार्ज उस तरफ चला जाता है। डायरेक्शन के लिए हम टेस्ट चार्ज यूज़ करते हैं।